जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग दरोगा सीरीज में एडुटेरिया के वॉल्यूम 3 का सेट संख्या 10 को देखेंगे। साथ ही दोस्तों हमने एडुटेरिया के वॉल्यूम 2, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेट को करवा रखा है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमने करंट अफेयर के भी सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें से कि हमने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को कवर किया है। आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि एसी करंट कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डायनेमो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जिंक ऑक्साइड का, जेडेनओ का। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या में आनुवांशिक भिन्नता का अंतिम स्रोत है ना क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। अगला है कि डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार यानी कि नाइट्रोजनियस बेसिस पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4। और इसमें से यदि हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। पहला एडेनिन होता है, दूसरा थाइमिन होता है, तीसरा हम लोग जानते हैं साइटोसिन होता है, और चौथा गुआनिन होता है दोस्तों। और यह जो है एडेनिन जो हम लोग बोले, यह थाइमिन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन जो है हमारा गुआनिन के साथ जुड़ता है ना। तो यही हमारा सही उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान किस प्रकार के आरएनए है ना अमीनो एसिड को राइबोसोम में ले जाता है। तो वह है दोस्तों टीआरएनए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए इसे कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों यानी कि लेगुमिनियस प्लांट्स के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि असत्य फल हम लोग कहते हैं या फिर स्यूडोकार्प एक ऐसा फल होता है जो किसी फूल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल के अन्य भागों से बनता है, जैसे कि सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अंजीर हो गया, अनानास हो गया, है ना। और सत्य फल को देखेंगे दोस्तों जो कि फूल के अंडाशय से ही बनते हैं, है ना, जैसे कि आम हो गया, संतरा हो गया, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कार्बन डेटिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जीवाश्म के, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गैस। गैस जो है सो हमारा तत्व नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे को शक्ति प्रदान करता है। तो वह है दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 11, और प्रश्न संख्या 11 कहता है कि गैनलियोसाइट्स और एग्नालियोसाइट्स निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आर डब्ल्यूबीसी का, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं का। अगला है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करके, है ना, उससे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डायलिसिस किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अत्यंत संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती है कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केशिकाएं कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नलिका रहित ग्रंथि है। तो इसका सही उत्तर है अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एंटीसेप्टिक्स, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है कि विद्युत परिपथ में जो है फ्यूज
की प्रकृति होती है। तो फ्यूज की प्रकृति कैसी होती है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उच्च प्रतिरोधकता होता है और कम गलनांक होता है। और जब अधिक विद्युत धारा प्रवाह होता है तो हमारा फ्यूज का तार गल जाता है ना। अगला है जिससे हमारा शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है ना। अगला है कि माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है किस पर? तो इसका सही उत्तर है घनत्व पर। अगला है कि 20 केजी द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है तो ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करें। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि F बराबर ma होता है और F हमको निकालना है, बल की गणना करना है। तो F हमको m हमारा कितना दिया हुआ मास, तो हमारा 20 केजी दिया हुआ है और इसमें से एक्सक्लरेशन हमारा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमारा फोर्स जो निकलेगा तो 20 चौका 80 80 न्यूटन निकलेगा, है ना। या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है तो इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे। तो प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों कि उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंशिक आसवन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में विद्रोही कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहे? तो इसका सही उत्तर है 12 मई 1857 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने जो है फारसी में जो मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो यह मिरातुल अखबार जो है किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो वह साप्ताहिक समाचार पत्र था दोस्तों। अगला है कि कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन थे, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने की दृष्टि से जो है ना, अंग हस्बैंड अभियान दल को भारत के किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने भेजा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि किस देश की व्यापारिक कंपनियों का नाम एस्टाडो द इंडिया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। अगला है कि स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का एक आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब कैबिनेट मिशन भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। जेबी कृपलानी कब थे दोस्तों? जब 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। अगला है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य के एक प्रांत दक्षिणापथ जो थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है सुवर्णगिरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सी सूचनाएं जिन शिलालेखों से प्राप्त हुए हैं वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है उत्तर मेरूर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इसका सही उत्तर देखेंगे तो साहित्य साहित्य रत्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है ना। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे। और इसमें देखा जाए दोस्तों तो जो हमारा गीतावली है यह जो है सो तुलसीदास के द्वारा रचित है। विनय पत्रिका और दोहावली सभी जो है सो तुलसीदास के द्वारा रचित है। तुलसीदास 12 जो है सो ग्रंथों की रचना किए थे दोस्तों, जिसमें से 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ थे। तुलसीदास को यदि देखा जाए दोस्तों तो यह अकबर के समकालीन थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कोल्ड डेजर्ट जो है हमारा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी हिमाचल प्रदेश में है हमारा कोल्ड डेजर्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन में है चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला है कि भारत के पड़ोसी देशों और उनकी राजभाषा कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो मालदीव में तो घीवे ही बोला जाता है, सही है। भूटान में जोंगखा बोला जाता है, यह सही है। अफगानिस्तान में पश्तो बोला जाता है, यह भी सही है। नेपाल में हिंदी बोला जाता है, यह ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। यह तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी नहीं दोस्तों, वहाँ पे नेपाल में नेपाली बोला जाता है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सो सुमेलित नहीं था। अगला है दोस्तों कि बिहार में फाग राग गीतों की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नवल किशोर सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि विजाग पोर्ट कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में है विजाग पोर्ट। अगला है कि बेरीनाग झरने से किस नदी का उद्गम होता है? तो वह नदी है झेलम नदी, है ना। अगला है कि 1857 के विद्रोह के केंद्र एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता का कौन सा मिलान गलत है? तो गलत मिलान को पूछा गया था। तो बरेली से तो खान बहादुर खान थे, सही है। हरियाणा से राव तुलाराम थे और संभल से सुरेंद्र साई थे। लेकिन ग्वालियर से बेगम हजरत महल थे, यह ऑप्शन हमारा गलत है। यही मिलान हमारा गलत था दोस्तों। तो इसमें से देखा जाए तो ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, और तत्या टोपे था। और ये देखा जाए तो बेगम हजरत महल जो थी वह लखनऊ से थी, ठीक है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है इज्जतनगर में, ऑप्शन नंबर बी। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तानसेन को। अगला है कि मिर्च में जो तीखापन जो होता है किस रसायन के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कैप्सेसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। तो 43 है हमारा कि नोबेल पुरस्कार जीतने का कौन सा युग्म जो है सो सुमेलित नहीं है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसमें से देखते हैं दोस्तों। तो इसमें से रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले जो है सो नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में, तो वह है 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के संबंध में। 2014 में जो शांति पुरस्कार मिला था। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में मिला था, लेकिन 2020 में नहीं मिला था। यही ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है ना। इन्हें 2019 में जो है सो अर्थशास्त्र में मिला था दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला है दोस्तों अमर्त्य सेन, जिन्हें कि 1998 में अर्थशास्त्र में मिला था। यह भी बात हमारा सही था। अगला है कि इनमें से कौन सी कृति जो है तुलसीदास की नहीं है? तो गीतावली तो तुलसीदास की है, विनय पत्रिका है, रामचरितमानस भी उन्होंने लिखा है, लेकिन साहित्य लहरी जो है सो उन्होंने नहीं लिखा है दोस्तों। यही ऑप्शन सी जो है सो तुलसीदास द्वारा रचित कृति नहीं है। साहित्य लहरी और सूर सागर यदि देखा जाए दोस्तों तो इसे जो है सो सूरदास ने लिखा था, ठीक है। तो इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है दोस्तों कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है स्वेज नहर। अगला है भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1978 से 80। इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं, है ना। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पुस्तक दिया हुआ है और इसमें से लेखक दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो पिलनी द्वारा लिखा गया जो है सो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह सुमेलित नहीं है। यह जो कृति है पुस्तक है दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके द्वारा कोई ज्ञात कवि नहीं है, इसके रचनाकार कोई ज्ञात नहीं है, अतः हमारा यही ऑप्शन सुमेलित नहीं था। टॉलमी ने भूगोल की रचना की थी, यह बात सही है। कात्यायन ने गार्गी संहिता की रचना की थी और अली अहमद ने चचनामा की रचना की थी। तो हमारा सभी ऑप्शन सही था दोस्तों, सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा सुमेलित नहीं था। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है का चुनाव करना है दोस्तों। तो इसमें से देखते हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो 10 डिग्री इसमें से असत्य होना चाहिए दोस्तों, है ना। यह जो है सो सत्य दे दिया गया है कि कौन सा कथन असत्य है।
है ना। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है, यह बात सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है, यह भी बात सही है। पाक जल संधि जो है सो श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, यह भी बात सही है। लेकिन 10 डिग्री चैनल जो है सो अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, यह ऑप्शन हमारा असत्य है दोस्तों। यह था हमारा 4 नंबर ऑप्शन इसका। ओहो अच्छा, और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, हमने मिस कर दिया था। तो इसमें से सत्य कथन का ही चुनाव करना है, ठीक है। तो इसमें 8 डिग्री चैनल जो है सो हम लोग देख चुके हैं कि यह जो है सो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और पाक जल संधि जो है सो श्रीलंका को जाफना से, और 10 डिग्री चैनल जो है सो हमारा अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करती है। ऑप्शन गलत है दोस्तों। अतः हमारा 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार जो है सो अलग करती है, अंडमान को निकोबार से अलग करती है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो इसका सही उत्तर है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है, पूछा गया है। तो वह नदी है कपिल नदी तो है, तीस्ता भी है और मानस भी है सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा की, और भवानी नदी जो है सो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, यह कावेरी की सहायक नदी है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि रेगुर मिट्टी पाई जाती है, तो रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है सो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सभी जगह पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 54 पे। तो प्रश्न संख्या 54 है दोस्तों कि पंचायत चुनाव का निर्देशन कौन करता है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पंचायत सॉरी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि केंद्र राज्य के बीच जो है शक्ति का जो बंटवारा होता है किस अनुसूची के अंतर्गत निहित है, तो इसका सही उत्तर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला है कि आपातकाल लागू होने पर जो है लोकसभा की अवधि कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्ष में एक बार में 1 वर्ष जो है सो बढ़ाया जा सकता है। अगला है कि उपचुनाव कब कराया जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कभी भी उपचुनाव हो जाता है ना। अगला है कि भारत का नागरिकता अधिनियम जो है कब लागू हुआ है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1955 में, है ना। इससे बार बार प्रश्न पूछता है दोस्तों, इस वजह से यह प्रश्न छपने की संभावना है, तो आप इसके ध्यान से देखेंगे। अगला है कि लोक नियोजन में अवसर का जो भेदभाव और निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 16(2) के तहत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है कब से शुरू होता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 9वां जो है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका आयोजन यूएसए और वेस्ट इंडीज में किया गया, तो यह हमारा सही ऑप्शन है। भारत ने जो सो दूसरी बार यह खिताब जीता है ना। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह भी बने हैं, यह भी बात हमारा सही है। या तो हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। अगला है दोस्तों कि 17वें पेरिस ओलंपिक जो खेल है के बारे में असत्य कथन को पहचानना है, ठीक है। तो इसका असत्य कथन को देखेंगे, तो इसमें से देखते हैं कि इसका आयोजन जो है सो अगस्त 2024 में पेरिस में हुआ था, तो यह बात हमारा सही है। और भारत ने कुल 12 खेलों में हिस्सा लिया था और भारत ने कुल 29 पदक भी जीते थे, और अवानी लेखारा को रजत पदक प्राप्त हुआ था, यह ऑप्शन हमारा जो है सो असत्य है दोस्तों, है ना। उन्होंने शूटिंग में जो है सो स्वर्ण पदक जीता था। अगला है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन
जो है सो कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैंकॉक में, है ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 65 पे। तो 65 है दोस्तों कि बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र जो है कहाँ खोला जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में खोला जा रहा है ना। बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र है दोस्तों, लेकिन वाराणसी में खोला जा रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन इसका सही उत्तर वाराणसी ही है। अगला है कि निसार उपग्रह के संबंध में जो है सो कौन सा कथन असत्य है? पहला है दोस्तों कि यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, तो सही है। और नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, यह भी बात सही है। इसे जीएसएलवी मार्क टू F-16 से परिक्षेपित किया गया है, यह भी बात हमारा सही है। यह प्रत्येक 15 दिनों में हाई रेजोल्यूशन डाटा प्रदान करेगा, यह ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। यही ऑप्शन हमारा सच था। यह प्रत्येक 12 दिनों में जो है हाई वोल्टेज रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। कितने दिनों में? तो 12 दिनों में, है ना। यही हमारा ऑप्शन डी सुमेलित नहीं था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि COP30 का आयोजन कहाँ किया जाना है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बेलम में, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हम लोग को योजना और संबंधित राज्य जो है सो इसको मिलान करना है, तो इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से है विथुट वन रोपण योजना जो है यह केरल से संबंधित है। और प्रतिज्ञा योजना को यदि देखा जाए दोस्तों, तो यह हमारा बिहार से संबंधित है। सुभद्रा योजना को देखा जाए तो यह हमारा उड़ीसा से संबंधित है। और रायथू भरोसा योजना जो है हमारा तेलंगाना से संबंधित है। अतः हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 8वां वेतन आयोग जो है अपने रिपोर्ट कितने महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगा? तो इसका सही उत्तर 18 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगा। और वर्ष 2025 का सीएसओ, है ना, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तियानजिन में, चीन में, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाला फेंक F-64 प्रतिस्पर्धा में पुरुषों के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुमित आंतिल, ऑप्शन नंबर ए, है ना। हर बार नीरज चोपड़ा ही नहीं होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सुमित आंतिल, है ना। अगला है कि हाल ही में जो है सो टाटा मोटर्स के एमडी सीईओ किसे जो है सो नियुक्त किया गया है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों। यह आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शैलेंद्र चंद्रा को जो है सो टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अगला है कि एशिया कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। अगला है कि किसने जो है सो 7वां SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वह है दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 75 नंबर। तो 75 है दोस्तों कि हाल ही में जो है UNEP, है ना, अंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो वह है दोस्तों जेनाली मोदी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि धोरोडो जो गांव है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला है कि 67वां जो ग्रैमी अवार्ड में है एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है काउबॉय कार्टर को, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो मई 2025 में आए जो शक्ति जो है सो चक्रवात का नामकरण जो है सो किस देश ने किया था? है ना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों श्रीलंका ने। किस टीम द्वारा पहला जो है सो महिला T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीता गया है? तो वह है दोस्तों अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विजिंग जम में, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है यह तो गणित का प्रश्न है दोस्तों जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 84 पे। तो 84 पे हम चलते हैं। तो 84 है हमारा, यह भी गणित का प्रश्न है जिसे आप खुद हल करेंगे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं तो दोस्तों। तो अगला है कि 92 नंबर कि मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में जो है सो अवयव शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वहां जो है सो ये अवयव शब्द है हमारा
है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 93 पे। तो 93 है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है ना। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी जो है सो हमारा व्यंजन संधि है। दिग्दर्शन भी है, दिग्विजय भी है, वागीश भी हमारा सभी व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों, चेंज द नरेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, है ना। नरेशन को चेंज करना है हम लोगों को, उसका हम लोग का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से है कि शी सेड टू मी, आई थ्रू आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हम लोगों को है कि शी टोल्ड मी दैट शी हैड हर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो इसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो यह है कि वे सब अपने काम में व्यस्त होंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, दे विल ऑल बी बिजी विथ देयर ओन वर्क्स। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस देश का जो है सो जीवन स्तर किसे माना जाता है। तो इसका हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय से उस देश का जो है सो जीवन स्तर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि यदि क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो, उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो उसे एकाक्रेता अधिकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, मजदूर की वास्तविक आय का मापदंड क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, एक नियत समय में उसकी उत्पादकता में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि औसत राजस्व का क्या अर्थ है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो वह है दोस्तों, बेची गई हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व को ही हम लोग औसत राजस्व कहते हैं। अगला है कि आर्थिक लगान से क्या आशय है दोस्तों। तो आर्थिक लगान से हम लोग जानते हैं कि श्रम के उपयोग के बदले किया गया भुगतान ही हमारा आर्थिक लगान है। ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आप हमें हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो और आपकी सफलता में कुछ भागीदारी हमारी भी हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।